नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। और पीएफआई को अंततः बैन कर दिया गया है। जैसा कि आपको ध्यान है, जयपुर डायलॉग्स 1 वर्ष से ऊपर से यह मुहिम चला रहा था कि पीएफआई को बैन कर दिया जाए। तो पीएफआई को बैन कर दिया गया, 5 वर्ष के लिए बैन किया गया। लोग ये पूछ रहे हैं कि 5 वर्ष के लिए ही क्यों बैन किया गया। तो आपको यह बता दूं कि जो यूएपीए है, यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रोहिबिशन एक्ट, प्रिवेंशन एक्ट, यूएपीए, उस यूएपीए के सेक्शन 6 में किसी भी अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन को बैन करने का प्रावधान है और वह बैन केवल 5 वर्ष का हो सकता है। इसलिए यदि आपको याद हो, सिमी इत्यादि जो भी बैन हुए हैं, उनका हर 5 वर्ष बाद जो बैन है वो उसका नवीकरण होता है, उसको रिन्यू किया जाता है। तो इसीलिए इसको 5 वर्ष के लिए किया गया है। ये भी एक विचारणीय प्रश्न है, क्योंकि क्यों हम ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को, जैसे अल-कायदा जैसा ऑर्गेनाइजेशन है, उसको हम परमानेंट बैन क्यों नहीं कर सकते। तो उसके लिए नया कानून चाहिए। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने भी पोटा लाया था। अब इस सरकार को 8 वर्ष हो गए हैं, यूएपीए में इन्होंने अमेंडमेंट अवश्य कर लिया है, लेकिन मुझे लगता है कि अब आवश्यकता है कि एक नया एंटी टेरर लॉ लाया जाए, जिसमें इस प्रकार के जो संगठन हैं उनको परमानेंट बैन करने का प्रावधान भी हो। लेकिन कोई बात नहीं, देर आयद दुरुस्त आयद, बेटर लेट देन नेवर। पीएफआई को बैन कर दिया गया है, तो इससे जो इसके काडर हैं, जो इसके एक्टिविटीज़ हैं, उसके ऊपर हमें संतुलन बनाने में, उसके ऊपर रोक लगाने में बहुत सहायता मिलेगी। इसके जो आनुषंगिक संगठन हैं, कई सारे हैं। आप ये देखिए, वैसे तो इसका पॉलिटिकल संगठन भी है, उसको बैन नहीं किया गया, यानी एसडीपीआई, वो इसका पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था और है। उसके कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जैसे मैं आपको यहाँ बता सकता हूँ कि राजस्थान में जो 2 गिरफ्तारियाँ हुई हैं, उसमें से एक एसडीपीआई का जो सेक्रेटरी है उसकी हुई है, लेकिन एसडीपीआई को बैन नहीं किया गया, पीएफआई को कर दिया गया। और उसके अतिरिक्त जो इनके और हैं ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया है, जैसे कि रिहैब फाउंडेशन, रिहैब काउंसिल, ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल, और इसके अलावा एक फाउंडेशन फॉर ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम्स, जो कि तुर्की के आईएचएच से संबंधित है, जो कि अल-कायदा से लिंक है, उसको भी बैन कर दिया गया है। एक जूनियर फ्रंट है, उसको बंद कर दिया गया, बैन कर दिया गया है। इसी तरह से एक इनकी वीमेंस फेडरेशन है, उसको भी बैन कर दिया गया है। एसडीपीआई को नहीं किया गया है। तो जो कारण बताए गए हैं, यानी कि जो बैन का जो ऑर्डर आया, जो गैजेट नोटिफिकेशन है, वो आप देख सकते हैं। वो गैजेट नोटिफिकेशन में बहुत सारे कारण दिए हुए हैं, और जो कारण हैं उनमें से कुछ जो है वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। तो ये कहते हैं कि ये सिमी का ही एक बदला हुआ रूप है। फिर कहते हैं कि ये कई प्रदेशों में दंगे फैलाने में लिप्त है और लिप्त रहा है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र इत्यादि में। उसके बाद इन्होंने कहा कि भाई इनके जो सत्य सारणी नाम का जो एक संगठन है, उसके माध्यम से, पीएफआई सेंटर है इसका, सत्य सारणी इसका केंद्र है, सत्य सारणी के माध्यम से ये धर्मांतरण कराता है नॉन मुस्लिम्स का, और फिर उनको रेडिकलाइज करके उनको मजहबी उन्मादी बनाकर बाहर भी भेजता है। कि ये बहुत सारा काडर जो है इनका पीएफआई का, वो आतंकवाद में लिप्त पाया गया है, और वो मुस्लिम यूथ की ब्रेन वॉशिंग भी कर रहा है। फिर उनका जो कैंप है नारथ और पदम फॉरेस्ट केरल में, वहाँ से एक्सप्लोसिव्स और बहुत सारे अन्य उपकरण अनवांटेड, इलीगल, वो पकड़े गए हैं। फिर ये कहते हैं कि साहब की पीएफआई जो है वो आखिरत के लिए, एंड गोल के लिए, अंतिम दिन के लिए, ग़ज़वा-ए हिंद के लिए मुसलमानों को तैयार कर रहा है, और इसके लिए वो बिल्कुल हसन अल बन्ना की जो मुस्लिम ब्रदरहुड है, उसके आधार पर सारे कार्य कर रहा है, जिसमें कि प्रजातंत्र को किस तरह से अंदर से खोखला किया जाता है,
सबवर्शन टेक्निक जिसको बोलते हैं, उसके माध्यम से कैसे किया जाता है, इसके ऊपर कार्य कर रहा है। 2012 में केरल सरकार ने एक शपथ पत्र केरल हाई कोर्ट में दाखिल किया था, जिसमें उसने ये कहा था कि पीएफआई प्रदेश में 27 हत्याओं में 2012 की बात कर रहे हैं कि 27 हत्याओं में लिप्त है। और उसके बाद फिर केरल सरकार ने 86 पीएफआई एक्टिविटीज़ इन हीनस क्राइम्स का भी शपथ पत्र 2014 में दिया। उसके बाद की भी आपको बात बता देता हूँ कि 2017 में, अच्छा ये जिस समय की बात है ये कांग्रेस सरकार थी, फिर उसके बाद आप ये देख रहे हैं, उसके बाद 2012-2014 में कांग्रेस सरकार थी। 2017 में जब डीजीपी कॉन्फ्रेंस होती है, तो उस डीजीपी कॉन्फ्रेंस में, डायरेक्टर जनरल पुलिस कॉन्फ्रेंस में, जो डीजीपी केरल है, उस समय लेफ्ट फ्रंट की सरकार थी, उन्होंने पूरा एक प्रेजेंटेशन किया प्रधानमंत्री जी के सामने। गृह मंत्री जी उसमें उपस्थित थे, एनएसए उसमें उपस्थित थे, सारी एजेंसीज उसमें उपस्थित थी, पूरे देश के दूसरे डीजीपी उसमें उपस्थित थे। उनके सबके सामने ये प्रेजेंटेशन किया, जिसमें उन्होंने पीएफआई की जो एक्टिविटीज़ थी, जो हरकतें थी, जो उनके कार्यकलाप थे, उनके ऊपर प्रकाश डाला। और वहाँ भी उन्होंने यह रिक्वेस्ट की कि इसको बैन किया जाए 2017 में। 2017 में एनआईए ने भी इसके ऊपर बैन करने की मांग की। उसके अतिरिक्त केरल हाई कोर्ट कई बार इसको एक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बता चुका है। जाकिर नायक से भी इसके लिंक जो हैं वो सबको पता है। इसके माध्यम से 127 मुसलमान केरल के जो हैं वे जा चुके हैं। और उसके बाद में जो बात आती है वो ये आती है कि अभी 2047 में जो डॉक्यूमेंट पकड़ा गया कि पीएफआई जो है वो 2047 में इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहती है, और ये कह के बनाना चाहती है कि भाई इसके लिए हमें मेजॉरिटी में आने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमने भारत के ऊपर सदैव माइनॉरिटी में रहते हुए शासन किया है, और हम उसी प्रकार से इस देश को अपनी ताकत के ज़रिए, यदि 10% मुसलमान हमारे साथ हो जाएं, जो 20 करोड़ यहाँ मुसलमान हैं उसमें से यदि 10% हमारे साथ हो जाएं, तो हम अपनी ताकत के माध्यम से, ताकत के ज़रिए हम यहाँ पर इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे, जैसे कि जो इस्लामिक रूलर थे उन्होंने बनाया था, वो भी 10% से अधिक नहीं थे। लेकिन इसमें स्वागत करने योग्य कदम के बावजूद ये निश्चित रूप से पीएफआई पे बैन किया गया। हमारी बहुत लंबे समय से मांग थी, तो यह कदम उठा लिया गया, उसका हम निश्चित रूप से स्वागत करते हैं। लेकिन मैं ये बता दूं आपको कि जिस डॉक्यूमेंट की बार बार बात हो रही है 2047 की, वो एक समरी थी, और वो समरी उस डॉक्यूमेंट की थी जो 2016 में डॉक्यूमेंट बनाया गया था, और 2016 से ही वह पीएफआई की जो वेबसाइट है उसके ऊपर प्रेजेंट है, उपस्थित है, मौजूद है। तो इसमें ऐसी कोई नई बात नहीं थी, ये सारी बातें पहले भी बताई जा चुकी थी। वो जो डॉक्यूमेंट 2016 वाला है उसी का एक संक्षिप्त रूप आपको फुलवारी शरीफ पटना में देखने को मिला था। जो सर तन से जुदा की जो बातें हुई थी उसमें क्या पीएफआई थी? नहीं थी। तो इसलिए जो अगला प्रश्न जो उत्पन्न होता है वो ये होता है कि ये जो पीएफआई है वो बीज है या फल है, सीड है या फ्रूट है? ये तो फ्रूट है। पीएफआई भी उसी प्रकार का एक फल है जिस प्रकार के फल हम तरह तरह के और संगठनों में देखते हैं। आप देखेंगे जो दावते इस्लामी के संगठन हैं, जो बरेलवी मसलकें चलाती हैं, जो देवबंदी मसलकें चलाती हैं, वो क्या हैं? वो सारे के सारे भारत को इस्लामीकरण करने का ही उपकरण है, क्योंकि जो सीड है वो है बड़ी किताब। बड़ी किताब में साफ लिखा हुआ है कि जिहाद फ़र्ज है। जिहाद का मतलब क्या है? वो आगे 217-218 यानी अल बकरा की 216 में लिखा है कि जिहाद तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ किया गया, जिहाद तुम्हारे लिए फ़र्ज़ है। और जो कोई ये सोचता है कि जिहाद से बच जाएगा और जिहाद करने के
बिना उसको जन्नत मिल जाएगी। तो ये समझ लो कि अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते, यानी कि जिहाद सबसे बड़ी नेमत है। तो जब जिहाद सबसे बड़ी नेमत है तो वो कौन सा जिहाद है, इसको बचने के लिए जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं वो लाते हैं कि साहब कि नहीं ये जिहाद तो इंटरनल जिहाद है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि इसी 216 के आगे 217, 218, 219 आप पढ़ेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि उसमें जिस जिहाद की बात की जा रही है वो है जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह। जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह का मतलब होता है हिंसक जिहाद। और ये जिहाद क्या होता है ये स्पष्ट रूप से बरेलवी और देवबंदी भी पढ़ाते हैं, लिखा हुआ है उसमें जिहाद क्या है। जिहाद दीन हक़ की ओर बुलाने और उससे इनकार करने वाले से जंग करने को कहते हैं। ये हिदाया और फतावा आलमगीरी दोनों में लिखा गया है, इन किताबों को बैन नहीं किया गया है। अहले हदीस जिसके अधिकतर लोग आपको PFI में ही मिलेंगे। तो PFI जो है वो मुख्यतः क्यों सऊदी अरब का इतना प्यारा है, क्योंकि जो अहले हदीस है वो जो वहाँ का जो हनबली मसलक है, जो हनबली तबका है उसके आधार पर ही चलता है। तो ये जो हनबली वाले जो हैं वो अहले हदीस को फंड करते हैं और अहले हदीस से ही PFI निकला हुआ है। तो अहले हदीस वालों के विरुद्ध आप क्या कर रहे हैं, ये मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ। क्योंकि जिहाद के बहुत सारे रूप हैं। जिहाद लव जिहाद भी है, जिहाद ज़मीन जिहाद भी है। ये जो तरह तरह की आपका जो वक्फ एक्ट है ये भी जिहाद का एक ज़रिया बन गया है। आपका ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है ये भी एक जिहाद का ज़रिया बन गया है। जिहाद फिल अर्द है यानी ज़मीन का जिहाद है। और उसके अतिरिक्त जिहाद और लसान है यानी ज़ुबान से जिहाद है। ये जो आप देखते हैं कि जिस प्रकार से लाउड स्पीकर पर अजान दी जाती है वो ज़ुबान का जिहाद है। हर तरह से ये जिहाद करना फ़र्ज़ है। तो जब तक इस मानसिकता को हम एड्रेस नहीं करेंगे, उसको हम अपने नैरेटिव से ध्वस्त नहीं करेंगे, तब तक आज आपने PFI पर बैन किया है, कल सिमी पे बैन किया तब वो PFI बन गई, आज PFI पे बैन किया है, फिर ये कुछ और निकल आएगी। आपको इस्लाम को इंगित करना ही पड़ेगा। यह कहना कि इस्लाम अच्छा है और बाकी कुछ संगठन ख़राब हैं ये नहीं चलेगा, क्योंकि यह तथ्य नहीं है। आप देवबंदियों से पूछ लीजिए, आप बरेलवियों से पूछ लीजिए। और 1945 की जो इनकी सम्मिलित देवबंदी बरेलवियों की मीट हुई थी, जो मैंने अपनी पुस्तक में अनब्रेकिंग इंडिया में लिखी है, उसको आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सबका उद्देश्य एक ही है और वो है ग़ज़वा-ए हिंद, पूरे भारत पर इस्लामिक राष्ट्र शासन करना। जो आज आप देख रहे हैं कि देवबंदी और बरेलवी PFI के विरुद्ध बोल रहे हैं, वो केवल इसलिए बोल रहे हैं कि वो अहले हदीस वाले हैं। ये कभी भी अपने देवबंदी बरेलवियों के विरुद्ध नहीं बोलते। ये सब चीज़ें समझने की आवश्यकता है। मैं स्वागत करता हूँ PFI पे बैन का, लेकिन PFI पे बैन तभी सार्थक होगा जब हम आगे जिहाद के विरुद्ध बैन पर आगे बढ़ेंगे। नमस्कार, जय हिंद।